आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय भारद्वाज जी। विजय भारद्वाज जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40 साल की इन्होंने नौकरी की और उससे सेवानिवृत्त होके आज अपने पारिवारिक और भौगोलिक परिवेश में आप रह रहे हैं। और उनके बारे में बात करें तो कांग्रेस परिवार के एक सक्रिय मैं कहूँ पारिवारिक सदस्य रहे हैं शुरू से ही। इन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला और नरेला क्षेत्र में जितने भी चुनाव हुए हैं कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी उसमें हमेशा रही है, इन्होंने उसका नेतृत्व किया है। लेकिन आज के जो राजनीति है, आज के समय की राजनीति, जो आज का जो माहौल है, उस राजनीति और उस माहौल से विजय भारद्वाज जी थोड़े अलग हो गए हैं, क्योंकि उनका वो कहते हैं कि उस समय की जो राजनीति थी आज की वो राजनीति में बहुत फर्क आ गया है। तो हम विजय भारद्वाज जी से बात करेंगे उनके जीवन के बारे में और उनके राजनीतिक उसके बारे में और आज की जो राजनीति उसके विषय में। विजय भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द पब्लिक फर्स्ट में। विजय भारद्वाज जी, 40 साल आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी की, साथ में कांग्रेस के लिए भी काम करते रहे आप। कैसा अनुभव रहा आपका 40 साल का? पहले नौकरी के बारे में बताइए अपनी, कैसा अनुभव था? दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है भारत का, जी और वहाँ बहुत अनुशासन में और बहुत शिद्दत के साथ हमने अपने 4 दशक निकाले। जी बहुत सारे युवाओं के साथ, युवतियों के साथ काम करने का अवसर मिला। जी बहुत उतार चढ़ाव भी देखे, वहाँ की राजनीति, वहाँ का अध्ययन का वातावरण, मतलब कुल मिला के बहुत कुछ सीखा। जी 4 दशक में हजारों लाखों बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखा और परिवर्तन को बहुत नज़दीक से देखा। क्या परिवर्तन आया है आपके उस 40 साल का जो अनुभव है वो, और आज के माहौल को देखते हुए क्या परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? क्या परिवर्तन हुआ? सबसे बड़ा परिवर्तन तो बर्ताव का, जी स्वभाव का आया। जी कोर्स तो समय के अनुसार बदलते ही है, जी क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चलेंगे तो समय के हिसाब से आपको वो तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जी लेकिन जो एक अनुशासन, एक मर्यादा, एक भाव होता था जी शिक्षा के और संस्थान के प्रति, गुरु के प्रति, हम्म। उसमें एक बहुत बड़ा ठहराव आया है। मतलब जो नई उम्र के बच्चे आए हम, खासकर सन 2000 के बाद बात, वो बात नहीं रही, वो नम्रता नहीं है, वो जी सादगी नहीं है। और उस चीज़ को कई तरीकों से हमने देखा भी। जी प्रार्थनाएं हुआ करती, हाजिरी के प्रति पूरा था, टीचर नहीं आया तो पूरा पूछते थे कहाँ है, कब आएंगे, क्यों नहीं आए, पूरा होमवर्क था। जी आज उसमें बड़ा बड़ा अंतर आ गया। भारद्वाज जी, नौकरी के साथ साथ आप कांग्रेस के भी सक्रिय परिवार में रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क है? उस समय व्यक्ति की कीमत थी, विचार की कीमत थी। जी जनता अच्छे आदमी को खुद आगे लाती थी, जी तन मन धन से मदद करती थी, उतनी दावेदार नहीं थी। हम्म। आज राजनीति में व्यवसायीकरण ज्यादा है, जी व्यक्तिवाद ज्यादा मतलब राजनीति एक व्यापार हो गया है। है, एक तिजारत हो गया। जी जहाँ देखे वहीं लोग दावेदारी जताते हैं, लोकप्रियता के लिए, अपनी ख्याति के लिए, जी क्योंकि व्यक्तिगत मान मर्दन चाहिए बस। भारद्वाज जी, हमने भी काफी लंबा दौर देखा राजनीति का। आप तो गहराई तक गए हैं। तो वो एक राजनीति होती थी जो आज से 15-20 साल पहले एक राजनीति होती थी, जो राजनीति होती थी मुद्दों की। मुद्दे होते थे, समाज के मुद्दे उठाए जाते थे, जन के हित के लिए मुद्दे उठाए जाते थे, जनता के लिए विकास के मुद्दे उठाए जाते थे। लेकिन आज तो मुद्दे रहे ही नहीं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो गए। ऐसा क्या हो गया कि अब राजनीति आ गई गंदगी? गंद मतलब आरोप प्रत्यारोप, आप सामने वाले को कितना गंदा कर सकते हैं, कितना उसको बदनाम कर सकते हैं ना, उस तरह की राजनीति आ गई। ऐसा क्यों? देखिए जी, एक तो जो जीवन स्तर जिस हिसाब से बढ़ा है, जी आदमी की जो इच्छाएं हैं वो इतनी प्रबल होगी हम्म कि उसको बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, हवाई यात्राएं, बड़ी बड़ी जगह घूमना फिरना, हम्म। और लोगों को जोड़ने के लिए लोभ लालच देना, जी ये जो लावा लश्कर की राजनीति है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी गणित से पैसा अर्जित किया जाए। जी मतलब अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से प्रभावित नहीं करना चाहते। भौतिकवाद, भौतिकवाद। कि मेरे साथ एक जमावड़ा रहे जी और वो बस पिछलग्गू हो,
मतलब ये दिखावा होता है कि भाई लकीर दिखा कि फकीर। मेरे साथ लकीर के फकीर, बस मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। उसमें तो ऐसे वैसा नेता कहाँ तक कामयाब होते हैं? ऐसे जो जनप्रतिनिधि कह लो, समाज सेवी कह लो, कितना कामयाब हो जाएंगे? कब तक उनकी आंडी है जो काट की आंडी है कब तक चढ़ती रहेगी? उफान है, जी। दूध का उफान है। एक बार आएगा, दो बार आएगा, जी। क्योंकि बगैर विचार के, बगैर व्यक्तित्व के, बगैर सोच के लंबी राजनीति नहीं हो सकती है। सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए तप, साधना, जी। सादगी, विनम्रता बहुत आवश्यक है। पहले जो बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, उन लोगों के साथ मिलाव होता था, मिलने एक स्नेह मिलन होता था, मिलने के जाते थे। लेकिन आज का जो दौर आ गया ना, एक दौर आ गया कि भाई हम बड़े नेता को या बड़े मंत्री को कैसे रिझा सकते, रिझाने का वो आ गया है। कितना बदलाव है ये? ऐसा क्यों है कि हर आदमी वहां जाता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि बस मैं क्षेत्र में, मान लो किसी पार्टी के कैंडिडेट लगा लो आप, शीर्ष में जो नेता बैठे हैं, चाटुकारिता बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा क्यों? ये इसमें वही पैसा, जी। चकाचौंध, अपने आप को बड़ा दिखाने की ओर। जी। और राजनीतिक पार्टियां भी व्यक्तिगत लोगों को महत्व देती हैं, उन्हीं को बढ़ावा देती हैं। ये उसका शिष्य है, ये उस ग्रुप का है, ये उस विचार का है, जी। ये उस परिवार का है। जी। मतलब जो एक सामान्य दृष्टिकोण होता था राजनीतिक पार्टियों का कि ये मेहनती है, जैसे कि योग्य गुरु अपने शिष्य को परखता था कि इसके प्रकृति गुण को अगर मैं विकसित करूंगा तो ये अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, राजनेता, लेखक, गायक, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो भावना बहुत पीछे से ली गई है। अब तो जो जितने चक्कर लगाता है, जितनी होर्डिंग लगाता है, जितनी जय जयकार करता है, जितनी होली दिवाली नए वर्ष करता है, उसी को प्राथमिकता है। तो जय जयकार करने से जनता को विश्वास कैसे आएगी? क्योंकि जनता तो देखो, जनता को तो ये लोग नेता जो है मूर्ख समझते हैं। ये सोचते हैं कि देखो, एक पहले जो जनता होती थी, किसी ने बोल दिया, जैसे आपको लगा लो कि विजय भारद्वाज जी ने समाज में बोल दिया भाई, क्योंकि समाज के लोग मानते थे कि भाई वो आदमी जो है ना हमारे लिए बुरा नहीं करेगा या बुरा नहीं सोचेगा। वो कह देते थे ना कि भाई नहीं, आपने फाइनल कर दिया, हम राजनीतिक वोट या कहीं वहां डाल लेंगे। लेकिन आज तो परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, सबकी अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग राय है। देखिए जी, उस वक्त का परिप्रेक्ष्य तो गांव देहात की अगर हम बात करें, क्योंकि हम इसी क्षेत्र के हैं, जी। जी। तो मेन हमारा जो व्यवसाय था खेती थी, जी। जो समूह में ही होता था। हम्म। खेत में इकट्ठे, पानी पे इकट्ठे, जी। कटाई छटाई पे इकट्ठे, हम्म। और अभाव की जिंदगी थी। जी। तो उसमें स्वाभाविक तौर पे एक दूसरे के प्रति हम लोग निर्भर भी थे। हम्म। तो उसमें प्यार भी था, थोड़ी मजबूरी भी थी। बावजूद उसके उतने संसाधन नहीं थे कि आज हर घर कमरे में टीवी अलग है, हर एक के पास मोबाइल है। जी। तो वो अपने माँ बाप, ताऊ चाचा, बहन भाइयों के साथ ही संगत करता था। जी। तो आंखों में एक शर्म लिहाज रहती थी, जी। और समय और उम्र के हिसाब से वो फिर मैच्योर हो जाती थी, और वो उसकी जीवन शैली बन जाती थी। आज एक एक दो दो बच्चा है, जान से प्यारा है जी। खुद भूखे रह के उसको बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं। तो एक प्रकार से जो मोह और ममता थी ना आपस में, जो जज्बात था, जी, उसमें बहुत अंतर आया है। एक परिवारों में गुटबाजी बहुत ज्यादा, जैसे एक बड़ा परिवार लगा लो या कोई राजनीतिक परिवार लगा लो। बात अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो हम थोड़ा राजनीति पर फोकस रखेंगे। जैसे एक पार्टी है, पार्टी कोई भी लगा लो आप, उस पार्टी में ना एक होड़ लगी रहती है वर्चस्व की। मैं अपने आप को ज्यादा दिखाऊंगा क्योंकि मैंने नरला में कई पार्टियों में देखा, अभी भी देख रहा हूं प्रेजेंट में। हर नेता अपनी डपली बजा रहा है, उसमें जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है या पार्टी का आसपास का जो नेता है उनको वो सामने खड़ा नहीं लेके आता। ये जो गुटबाजी है ना, ये इससे पार्टी का कितना भला होगा, उसको समाज का देखेगा नहीं। जो महत्वाकांक्षा है ना जी, राजनीति की हो, व्यापार की हो, पद प्रतिष्ठा की हो, वो इसका मूल कारण है। जी। मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन मुझको जबरदस्ती योग्य बनाया जा रहा है। उसके लिए बहुत सारी एजेंसियां भी काम करती हैं, बहुत सारे बिल्कुल संगठन और व्यक्ति भी काम करते हैं जी, कि मेरे को आप प्रोजेक्ट करिए। जी, जबकि नेतृत्व प्रकृति की देन होता है। ठीक है। संगठन के 3 तो आयाम बताए हैं, नेतृत्व कैसा है, कार्यकर्ता कैसे हैं, उसके विचारधारा क्या है। जी। आज तो बस ये है कि मेरे पास 10 रुपये आ गए तब मुझको कॉरपोरेटर, लेजिस्लेटर, पार्लियामेंटेरियन होना है। जी, मतलब मुझको सोने पे सुहागा करना है। ठीक है। और उसके लिए एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा होगी राजनीति। जी।
पहले एक बुजुर्ग आदमी खद्दर का कुर्ता पहन के थाने में घुसता था, थाना अलर्ट हो जाता था, जी देखियो भाई एक आया, कभी हजारों ना आ जाए। आज यूं पता है कि किसी न किसी गणित में आया होगा। आज तो भारद्वाज जी हर तीसरा आदमी खद्दर पहनने लग गया है, हर तीसरा आदमी नेता हो गया है। अब सच पूछो तो राजनीति में ड्रेस कोड का बड़ा महत्व था उस वक्त। धोती, आज तक वो पगड़ी। ड्रेस कोड बचा ही नहीं। आज मैं कहता हूं कि खद्दी पहनने वालों की संख्या घटी है। जी आज जीन्स की पैंट है, जींस की पैंट आ गई, आप टॉप है, नहीं खादी की बनियान जगह है, सफेद कुर्ता पजामा आ गया है। एडिडास आ गया, जी जी सफारी कल्चर आ गई, जी कोट पैंट आ गए। हाँ हाँ, चलिए खैर, समय के समय हिसाब के से अनुसार बदलाव। जी जीवन सत्र में बदलाव तो आता है। लेकिन साइकिल की जगह मोटरसाइकिल है, कार है, वो तो एक अलग बात है। एक तो बाहरी बदलाव, उस बाहरी दिखावे से अंदरूनी बदलाव को कैसे आदमी को करेगा? अंदरूनी देखिए, अगर मेरे में दोगलापन नहीं है, जी मैं दो मुंहा नहीं हूं, तो मुझे घर और बाहर में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। जी हम तो व्यक्तिगत बात करते हैं, 40 साल विश्वविद्यालय में भी रहे और इस देश का कोई ऐसा कोना हो मैं ना गया हूँ। जी और प्रभु की कृपा रही, बहुत अच्छे लोगों से संपर्क रहा। जी लेकिन घर की ड्रेस में, बाहर की ड्रेस में, बोल चाल में, खान पान में हमने तो कभी कोई बदलाव किया नहीं। तो भारद्वाज जी, उस माहौल का जो 40 साल पहले था, जो आपने एक लंबी यात्राएं की हैं, मैंने अक्सर देखा आपको जब भी जाते हैं, हम अब कहीं भी तीर्थ स्थान पे ही होते हैं, कई बार घूमने गए तो तीर्थ तो एकांतवास से ऐसा क्या लगा हुआ है एकांतवास से या ऐसे तीर्थों पे जाके भाई? जी देखिए, हम बुजुर्गों के सानिध्य में रहे हैं, जी जिन्होंने जमीन का सीना फाड़ के इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अन्न पैदा किया, रोटी की व्यवस्था की, जी अभाव देखा है। जी और अभाव हमेशा दो चीज देता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। ऐसे एकांत है, जी एकांत में दो चीज निकलती है, या तो देवत्व निकलता है या पशुत्व निकलता है। जी या तो आदमी संत हो जाता है या आदमी दूसरे रास्ते में निकल जाता है, क्योंकि एकांत तीसरी चीज नहीं देता, दो चीज देता है। तो हम ऐसे भगवान लोगों के सानिध्य में रहे। होशियार सिंह प्रिंसिपल थे, उमानंद जी थे, मांगेराम आर्य जी थे, और ऐसे बहुत सारे, राजकुमार जैन जी थे, चंद्रशेखर जी थे, प्रोफेसर आनंद जी थे, जिनका जीवन ही सादगी से भरा था। और ही पूछते थे कि आपने क्या पहन रखा है। जी उनको मालूम ही नहीं मैं क्या पहन के निकल। और बहुत बड़े थिंकर थे, 20-20, 25-25 पुस्तकें लिखी। जब वो बोलते थे तो बड़े बड़े नेता सुनते थे जी और कहते थे कि भाई सूरज को क्या दिया दिखाएंगे। भारद्वाज जी, पुस्तकों से तो आपका भी काफी लगाव है। बचपन से ही लगाव है, जी क्योंकि हम लोग आर्य समाज के सानिध्य में भी थे और लाइब्रेरी में जाने के शौकीन थे। और एक दो ऐसा आदमी मिला समाज में जिसको अखबारों का शौक था, मैगजीन का शौक था। जी वो आदत बढ़ते बढ़ते हमारे जीवन का हिस्सा होगी। आपने बात की मैगजीन की, अखबारों की। आज से 15-20 साल पहले जो अखबार छपते थे उनमें खबरें आती थी, समाजी खबरें होती थी, और आज जो अखबार आ रहे हैं उसमें कहीं समाज दिखाई देता नहीं है। चंद मतलब अखबार जो है ना, पंफलेट बन के रह गए हैं। ऐसा इतना बदलाव कि क्यों आ गया है इसमें, पत्रकारिता में कह लो, उसमें क्यों आ गया है? ये दरअसल पीढ़ी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जी पहले अखबार पढ़ने के लिए दूर दराज के घरों में जाते थे, हर एक के घर में तक अखबार आता नहीं था। जी मतलब दूसरे के घर, भाई अखबार पढ़ लिया होगा बच्चों ने, लिया मेरे को दे दे, मैं भी पढ़ लेता। लाइब्रेरी थी, वाचनालय होता था। जी लोगों के पास अखबार के अलावा बहुत साधन नहीं थे जो पूरे समाज की, देश की गतिविधियों की या और किसी कार्यकलाप की जानकारी हासिल कर सके। तो अखबार बड़ा माध्यम था। अखबार से लोग जज्बाती तौर पर जुड़े थे। जी रंग देख के बता देते थे, मिलाप अखबार होगा, पंजाब केसरी होगा, हिंदुस्तान होगा। और एक खाली एक छोटी सी दुकान होती थी, वहीं से खुद लेने चले जाते थे, चाहे बारिश हो चाहे सर्दी हो। जी हमने देखा है, उर्दू के अखबार निकलते थे, पंजाबी के निकलते थे। जी हिंदी में बस हिंदुस्तान और नवभारत था, बाद में और भी जुड़ते चले गए समय के हिसाब से। बाकी अखबार बहुत बड़ा आईना हमारे समाज का रहा है और बहुत लोगों को बड़ा शौक था। जी ऐसे संभाल कर रखते थे अखबार को जैसे बहुत बड़ी धरोहर और दस्तावेज। लेकिन आपको ही लगता है वो जब एक समाज का आईना होता था, उसमें आज के आईने में बदलाव आ गया है? आया है। हर आदमी के हाथ में 5G 4G स्मार्ट टीवी लैपटॉप है जी। आज वो वर्ल्ड के समाचार जानता है। आज घर के बारे में जानकारी कम है लेकिन विदेशों के बारे में जानकारी ज्यादा है। ठीक है। तो उसमें अखबार, अब जब सरकारी कह दिए गए पेपरलेस, पेपर ही नहीं होना चाहिए ना छात्र के पास, ठीक है, ना प्रोफेसर के पास, ना पत्रकार के पास, जो कुछ लैपटॉप है जी। तो अखबार खाली पुस्तकालय की शोभा बनकर रह गए हैं।
तो भारद्वाज जी, चलो ये बात तो होगी अखबारों की। अब बात करते हैं, थोड़ी सी राजनीति की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक परिवेश जो इस टाइम तो जो है ना, माहौल गरमाया हुआ है और बड़े बड़े नेता राजनीतिक पटल पे आ गए हैं। तो आज के नेता जो हैं, पहले एक नेता होता था ना, एक समाज में या फिर समाज को लेकर चलने वाला नेता, वो 10 लोगों से बात करता था कि जी मैं चुनाव में मैं चुनाव में उतर रहा हूं, मैं चुनाव में करूं ना करूं, 10 लोगों से वो बातचीत करता था, सलाह लेता था। ये आज क्या है ना कि जिसकी जेब में 2 पैसे हैं, वो किसी भी क्षेत्र से आया हो, क्षेत्र वो अलग चीज है, लेकिन जिसकी जेब में 2 पैसे आ गए, वो अपने आप खुद को नेता नेता समझने लगता है, पार्टी में जाता है, पार्टी ज्वाइन करता है और काम करना शुरू कर देता है। क्या ऐसे आदमी को जनता स्वीकार करेगी? कल तक बैकग्राउंड कुछ और थी और आज बैकग्राउंड कुछ और है। देखिए जी, एकदम से इतना बदलाव कैसे आ सकता है किसी आदमी में? सियासत के मापदंड बदले हैं। जी पहले आदमी सलाह मशुरा करता था और बहुत सारे लोग उसको प्रोत्साहित करते थे जी। कि भाई आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपके ख्यालात ठीक हैं, आप आओ जन सेवा करो। जी और उसको रुपए पैसे की मदद करते थे, उसके चुनाव को अपनी इज्जत से जोड़ते थे, जी जज्बात में चुनाव लड़ाते थे। जी। और आपने देखा होगा साइकिल पास में नहीं है लेकिन एमएलए है। लेकिन आज तो लोग कहते हैं ना जी कि उसमें आपने बात कही कि समाज पैसे इकट्ठा करके खड़ा करता था कि भाई आप चुनाव लड़ो। आज क्या है कि जो चुनाव लड़ने वाला है, वो खुद समाज को पैसे देने के लिए तैयार बैठा है लोगों देखिए कि पहले मैं पैसे दूंगा। वो मतलब वो लोगों को खरीदने की बात वो रखता है कि मैं लोगों को खरीदना हूं। इस तरह की राजनीति आ गई है। पहले चुनाव में चाय तक नहीं पीते थे उम्मीदवार की। जी जैसे लड़की के घर का नहीं खाते ना, आज जी भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे कहते भाई उम्मीदवार बहुत कमजोर है, इसकी चाय भी नहीं पीनी, नमक नहीं खाना, इसकी मदद करो। जी आज उल्टा है जी कि मौका लग जाए तो उम्मीदवार को ही खा लो, जी। संसाधनों की तो बिल्कुल बात छोड़ बिल्कुल। दीजिए। और उसका कारण क्या है, जैसे हमारी दिल्ली है, परंपरागत जो निवासी थे उनके मन में एक अलग भाव है, जो बाहर से रोजी रोटी की तलाश में राजधानी में आए हैं उनकी अपनी एक अलग सोच है, उनका एक अलग दृष्टिकोण है। संसाधन के मामले में भी स्थानीय व्यक्ति लैंडलॉर्ड है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक दूसरे के रिश्ते का लिहाज भी है। जी। लेकिन जो बाहर से हमारा वातावरण बदला है उसमें लोगों की आवश्यकता पूरी हो जाए, वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता चुनाव में कैंडिडेट को देते हैं कि पैसे वाला है जी। इसे इस वक्त जो ले सकते हो ले लो, बाद में कहीं नजर आएगा नहीं। क्योंकि नहीं, ये तो बात हो गई जनता की। आपने कहा कि वो महत्व देते पैसे के उसको, लेकिन आज जो शीर्ष नेतृत्व तो वो पार्टी कांग्रेस लगा लो, बीजेपी लगा लो, आम आदमी पार्टी लगा लो, वो भी तो यही देखते हैं ना कि कौन कितना पैसा देगा। बात तो वो ऊपर शुरू होती है ना जी, वो भी तो पैसा लेके टिकट वो आजकल आ रही है ना जी। छोटे सत्र की बात तो ऊपर मैच्योर होती है, जी जो मैं यहाँ नगर निगम में करके जाऊंगा, जी विधायकी में करूंगा, सांसदी में करूंगा, जी फिर ऊपर केंद्र की वजारत में शामिल होना होगा तो वहां भी वही हथकंडे अपनाऊंगा। जी। एक प्रकार से जो प्राथमिक है वो स्तर जो है वो ग्राम प्रधान नगर निगम का है, उसके बाद वही सीढ़ी ऊपर जाती है। तो जो ट्रेंड है उसमें अंतर आता है वैसे एक स्तर का, जी कि जो डील घर में हुई वो 5 स्टार में होगी, जी। जो 5 स्टार में हुई वो विदेश में बैठ मतलब आज जो राजनीति का सतर है या आज की जो राजनीति है वो मोल भाव पे आ गई है। उसमें पैसे को बहुत प्राथमिकता है, जी। आपके लावा लश्कर को बहुत प्राथमिकता है, आप कितना समाज में जहर कटुता फैला सकते हैं, कितना आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं, किस मुद्दे को आप लोगों के जज्बात से जोड़ सकते हैं। जी। मतलब मूल समस्याओं पे फोकस नहीं है जी। आज की जो राजनीति है वो जज्बाती है, व्यवसायी। आजकल भारद्वाज जी पार्टियां जो हैं, कोई भगवा यात्रा निकाल रही, कोई तिरंगा यात्रा निकाल रही है, कोई हिंदू यात्रा निकाल रही, कोई हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की भी नया यात्रा में निकल रही है आजकल। ये किस माहौल को जोड़ना चाहती है, हम कैसा माहौल बनाना चाहते हैं उसमें? देखिए, लोकतंत्र में प्रचार प्रसार अभिव्यक्ति एक बड़ा माध्यम है जी, लेकिन वो मूल समस्याओं को लेकर जनजागरण हो, किसी व्यक्तिगत मुद्दे पर कोई जनजागरण हो जी। आज जो ये धर्म पर आधारित राजनीति है, भूगोल पे है, मजहब पे है, भाषा पे है, जी, वो लोकतंत्र के लिए मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। ठीक है, वो ठीक नहीं है जी। क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा है। लेकिन भारद्वाज जी आज की जो राजनीति है वो तो धर्म पे ही आके टिक गई है, धर्म पे, आस्था पे, इन्हीं पे आके टिक गई। राजनीति मुद्दों की बात तो होती ही नहीं है। वो तो स्पष्ट नजर आ रहा है, जब धर्म के नारे पे 300-400 सीट मिल जाएंगी जी, तो वो क्यों गली नाली खड़ंजे संस्थान स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात करेंगे? जरूरत क्या है? जी। जज्बाती राजनीति है
क्योंकि हमारे देश का आदमी धर्म में आस्था रखता है, जी लेकिन उस धर्म का ऐसा प्रचार प्रसार कर दिया है कि कुछ चंद लोगों के हाथ में धर्म है, जी। कुछ चंद लोगों के हाथ में ही मतलब कहने का कि तो कुछ लोग धर्म के ठेकेदार हो गए हैं, धर्म भीरू हो गए, धर्म धर्म के विरोध, ठेकेदार ठीक हो है ना जी, गए। धर्म के ठेकेदार हो गए हैं कि हाँ, अगर हम आप हमारे ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया देश बिल्कुल में बिल्कुल कि अगर आप धर्म के साथ चलोगे तो आप वो हैं देशभक्त हैं, अगर आप धर्म के खिलाफ बात करोगे या अलग किसी पार्टी से जाओगे तो आप देशद्रोही हैं। बिल्कुल ये मानसिकता बढ़ा दी गई है। जी अगर मैं कहूँ श्री राम तो कहेंगे भाजपा का तो नहीं है, जी मतलब श्री राम किसी पार्टी विशेष के हैं ऐसी मानसिकता बना दी। जी राम, महाकाल, काशी, जी। गंगा, यमुना, हम्म। मतलब हर चीज का ऐसा वर्गीकरण कर दिया है कि ये इन्हीं लोगों की धरोहर है और इन्हीं को इसका पक्ष रखने का अधिकार है। जी 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 आम जी। आदमी की भावना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब जो उस पार्टी के साथ रहेगा वो देशभक्त है, वो हिंदूवादी है, वो हिंदूवादी है, देशभक्त हिंदुत्व का वो है। बिल्कुल। अगर जो पार्टी वो जो छोड़ देगा वो आदमी देशद्रोही है। और ये मतलब बहुत बड़ा क्या देश के लिए आने वाले वक्त के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक नहीं है? अभी आने वाले समय में तो बहुत बड़ा विस्फोट होएगा ये। जी इस वक्त भी जो राजनीतिक फसल काटी जा रही है धर्म के नाम पे, जी। ये बहुत गलत है। हम्म। अब आप देखिए, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, जी ट्राइबल की बात करते हैं, जी सवाल ये है कि फैसिलिटी कितनी दी गई। जी। दिखावे के लिए मैं किसी व्यक्ति को महत्व तो दे रहा हूँ, लेकिन मंच के नीचे पता है कि वो नीचे ही पड़ा, उसको तो घर तक को छोड़ने नहीं गया। ठीक है, दिखावा दिखावा। 30-35 करोड़ मोमडन है, हम्म आज से नहीं है, पूरे विश्व में है, यहाँ भी है। हम्म। और हर आदमी कॉम्युनल हो, ये तो मैं मानता नहीं। जी संविधान की दुआई देते हैं, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, जी। संविधान की दुआई देते हैं तो उसको फॉलो भी तो करो। लेकिन आजकल तो संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है सर। 30-35 करोड़ की आबादी का एक भी नुमाइंदा केंद्र की सरकार में नहीं है। जी। अब सोच के देखिए, एक हारे हुए सिख भाई को तो आपने प्रतिनिधित्व दे दिया, जी अच्छी बात है, ठीक है। मिलना चाहिए, संविधान बराबर है सबका। ठीक है। लेकिन 30 करोड़ लोगों में एक भी इतना प्रतिभावान नहीं था कि जिसको रख लेते। जी। ये जो कट्टरपंथी है जी, एक नारा दे दिया गया ना, कटेंगे तो बटेंगे। हाँ, लेकिन कटेंगे पटेंगे जहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है, जहाँ एक भी सरदार नहीं है, जहाँ हम ही लोग सारे हैं, जी। क्या वहाँ झगड़े नहीं है? बिल्कुल, हर घर में, हर परिवार में क्या झगड़े। वहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है? जी क्या वहाँ प्रतिद्वंदता नहीं है? जी। लेकिन मैं अपनी राजनीति के लिए किसी व्यक्ति को बिल्कुल संकीर्ण साबित कर दूं जी या उन्मादी बना दूं, हम्म। तो आने वाले समय के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी आज के ठीक नहीं। इस परिवेश में जो स्लोगन दिए जा रहे हैं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के जो हैं ये नारे हैं, क्या इससे समाज में या आने वाले युवा इसको गलत गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे? युवा, उनको दिलों में जहर नहीं घोला जा रहा? देखिए, जैसे वातावरण का प्रदूषण है ना जी ये वैचारिक प्रदूषण है, जी। और ये राजनीति को और समाज को ऐसा बांट देगा हम्म। कि आने वाले समय में आदमी आदमी के पास खड़े वक्त 4 बार सोचेगा कि मैं यहाँ रहूं। तो आम पब्लिक जो देखो, आम पब्लिक जो आम जनता जो है वो किस तरफ जाएगा? तो दो राह पे आके खड़े होगी ना जी। देखिए, आम आदमी जब तक अपने विवेक से काम नहीं लेगा, जी थोड़ा सा सोच समझ के अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनेगा, जी या भावावेश में किसी के पीछे भागने से नहीं बचेगा, जी तो ये मामला कहीं रुकने वाला नहीं है। जी। कांग्रेस पार्टी है बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष पार्टी, अब उसने किसी अल्पसंख्यक की बात उठा दी तो हिंदू विरोधी मान लो, जी किसी दूसरे तबके की बात उठा तो उसका विरोधी मान लो। जी। यानी कि उसको अपनी बात कहने से पहले ही आप टोका टोकी करके उसको इतना डिप्रेशन में ला दो। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही कुठाराघात मानता हूँ जी। हमारा आदमी मतलब विलक्षण प्रतिभा होती नहीं है। स्वतंत्रता है ना जी बोलने की, है जो एक पार्टी विशेष के साथ हैं उनको स्वतंत्रता है बोलने की, पूरी है। वो जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी कर दो, जो मर्जी उन्होंने कर दिया वो फाइनल है। अगर उससे अलग किसी ने बोल दिया उसके लिए फिर तंत्र का दुरुपयोग है, जी। तो साफ नजर आ रहा है, सब लोग देख ही रहे। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टियां जी। अपने घर से तो बनी नहीं, ठीक है। लोकतंत्र में लोगों ने समर्थन किया, उनकी सरकार बन गई जी। अब एक प्रक्रिया है केंद्र की राज्य की। अब उसमें
आप एक दो बार टकराव कर सकते हो, लेकिन जी। 10-10 साल निरंतर आप टकराव रखोगे तो कौन मरा? लेकिन आज तो निरंतर टकराव चल रहा है जी। टकराव चल रहा है। जो बहुत सम्मानित पद हैं, जी। चाहे वो राज्यपाल का हो, हम्म। चाहे वो कमिश्नर का हो, हम्म। वो ऐसे काम कर रहे हैं सरकार के निर्देश पे। हम्म। सब लोग समझते तो हैं कि जैसे वो कॉर्पोरेटर भी है, लेजिस्लेटर भी हैं, उनके पास एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर है। एक और विषय उठ के आ गया है कि भाई राजनीति में एक शब्दों की मर्यादा होती थी, लेकिन आज के दौर को देखें तो आज कोई शब्दों की मर्यादा रही ही नहीं है। एक दूसरे के प्रति जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कितने शीर्ष नेतृत्व की कह लो या छोटे स्तर के नेता ही कह लो, वो जो शब्दों की मर्यादा है वो तो बिल्कुल गलत में चली गई है। ये जो नकारात्मक सोच है ना जी, जी। जो एकदम समाज को या समूह को उद्वेलित करना चाहते हैं, जी। जैसे इंसुलिन होता है, जी। ये वो भाषा है जी। कि मैं ऐसी बात कहूं जो इसके जज्बात पे कहीं अटैक करे और ये फौरन साथ खड़ा हो जाए। जी। जी। उसमें मेरा मतलब तो हल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं उनका ऐसा बैर बंधवा दूंगा हम्म। कि वो फिर कई पीढ़ियों तक बोलने के तो लायक लोगों नहीं को इससे बताना चाहिए कि राजनीतिक किसी फायदे के लिए या किसी राजनीतिक विशेष को लेके अपने पारिवारिक रिश्ते या आपसी रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए। है। बिल्कुल नहीं करने चाहिए। परिवार परिवार है, समाज समाज है। जी। अब राजनीति का तो क्या 5 साल में एक बार तो अवसर आता है, जी। बाकी तो सामान्य व्यक्ति की भागीदारी उतनी है नहीं। भारद्वाज जी, आजकल माहौल तो ऐसा हो गया, मान लो फेसबुक पे कोई कमेंट आ गया, कोई फोटो आ गया, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, तो वो फेसबुक का कमेंट ना घर के दरवाजे तक की लड़ाई ले आता है। हाँ बिल्कुल, वो उस पर निजी आक्रमण मानने लगते निजी हैं आक्रमण मानता है आदमी। और मानते नहीं है। जी। जिसको देखिए व्हाट्सएप चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, हम्म। प्रतिक्रिया देगा। जी। और जवाब दे रहे हो तो उसको जेलो भी, जी। या उसकी भाषा की मर्यादा रखो। ठीक है। उसको व्यक्तिगत खुनुस पे ले जाके हम्म। और 50 लोगों का दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है? लेकिन लेकिन फैशन हो गया, फैशन हो गया। फैशन हो गया। सबसे पहले तो आज उठते ही अगर आप व्हाट्सएप खोल लो, फेसबुक खोलो, तो दिमाग खराब ऐसे हो जाता है। परिवार के परिवार में व्हाट्सएप करते हैं कि ये चीज दे दीजिए, मैं इधर बैठा हूँ, ये चीज दे एक दीजिए। भारद्वाज जी देखो, राजनीति भी ठीक है सारी, लेकिन आज का जो युवा है या न्यू जनरेशन कह लो, उसका परिवार या बड़े बुजुर्गों से लगाव बहुत कम हो गया है। ये जो आने वाला जो वक्त है ना, बच्चों को परिवार में, हमारे बच्चे भी हैं, आपके भी हैं, समाज में देखते हैं, तो वो ना वो अगर कोई बुजुर्ग है, जो पहले क्या होता था कि परिवार तो छोड़िए, आप चाचा ताऊ या गांव के ने भी किसी ने बोल दिया हाँ बेटा ये बात थी, तो वो शर्म करता था, हाँ यार चाचा ने बोला है। बिल्कुल। लेकिन आज अगर खुद का चाचा, खुद का बाप भी कुछ बोलता है, पिता बोलता है, तो बच्चों को ऐसा लगता है ये मेरा दुश्मन है। असल में ये चीजें है ना, बचपन से ही अगर आप हम लोग सब ध्यान रखें, जी। ये एक व्यक्ति का इसमें मामला नहीं है। जी। माँ बाप सबसे बड़ा गुरु है अपनी औलाद का। हम्म। जो बच्चा घर में देखता बाहर करता है, उसके लिए सबसे पहले जो सेक्रीफाइस है हम्म। वो मुझको करना पड़ेगा, जी। बच्चों की माँ को करना पड़ेगा, जी। और अगर संयुक्त परिवार है तो उसकी दादी को, उसके चाचा को, ताऊ को करना पड़ेगा। जी। हम अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित ना करें, हम्म। कोई ऐसी हरकत ना करें जो बच्चे के मानस पर असर करती हो। जी। जब मैं पूजा पाठ करूंगा, घर में कोई व्यसन नहीं करूंगा, तौर तरीके से अपने बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, तो कहीं न कहीं वो छाया बच्चों पे जाएगी। ठीक है। और इस चीज का बड़ा भारी अभाव है, टाइम ही नहीं है लोगों के पास, समय नहीं है बच्चों के लोगों के पास पास। बैठने का। जी। शाम को 1 घंटा 8 घंटा आप बैठिए, चर्चा करिए, उससे पूछिए। जी। डांट मारने की बजाय अगर प्यार प्रेम से पूछोगे हम्म। तो सारी बात उगल देगा। जी। और गलत राह पर जाने से उसको रोकिए, उसकी मॉनिटरिंग करिए। जी। जिसको हमने जन्म दिया है उसको खाली घूमने के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमारी जिम्मेवारी बनती है। जी। स्कूल के काम की पूछें, हम्म। व्यायाम की पूछें, घूमने गया नहीं गया, त्रिता तीन काम बताता किया ना किया, मंदिर में गया ना गया, जी। जी। सूर्य को जल दिया ना दिया। ये बीजेपी थोड़ा ही करेगी इस काम को। जी, तो इस परिवार काम को तो हर घर के मुखिया को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जी। 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 ये तो सामूहिक प्रयास है, जी। तब हमारी पीढ़ी पर असर आएगा। क्यों नहीं आएगा? चलो, आज भी बहुत सारे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं। तो ये थे विजय भारद्वाज जी, जिन्होंने पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक भूमि पे गहन चिंतन भी किया है और अपने विचार भी रखे हैं। तो अब इनसे एक आखिरी में जानना चाहेंगे कि जी विधानसभा चुनाव सर पे खड़े हैं, तो जनता को क्या सोच के वोट देना चाहिए, किसकी तरफ देखना चाहिए, क्या कैसा नेता चुनना चाहिए? एक आखिरी सवाल। देखो जी, अब चुनाव चूंकि दिल्ली का है और हम लोग यहाँ के जी। बाशिंदे हैं, जी हाँ। और कहीं न कहीं
प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े भी हैं। जी तो मैं तो ये चाहूंगा कि अब की बार जनता दोनों पार्टियों की रस्साकसी से निजात पाने का प्रयास करे। जी 10 साल हो गए, जी मौका उनको भी 2-3 बार दिया है, केंद्र में उनको भी 2-3 बार दिया है। जी और अगर दिल्ली की राजनीतिक, भौगोलिक और प्रशासनिक हम दृष्टि से देखें, मूल्यांकन करें, तो बहुत ज्यादा पावर दिल्ली सरकार के पास भी नहीं है, केंद्र का भी दखल बहुत ज्यादा है। जी तो 3 बार की सरकार, ऊपर 3 बार की सरकार, कहीं न कहीं लोगों की भावनाओं पे कुठाराघात है। जी आज जो जनता परेशान है, हताश है, तो विकल्प क्या है कांग्रेस? इसका विकल्प ये है कि पिछले 15 साल में शीलादीक्षित जी का शासन देखें, जी कांग्रेस के जो विधायक थे उनकी कार्य प्रणाली आप देखिए। जी रात में कोई आए, दिन में कोई आए, किसी की जात पूछते ना मोहल्ला पूछते, पेंशन करते, राशन कार्ड बनवाते, बड़ी बड़ी चीजें दी। आज वो सब, आज भी हरिश्चंद्र हॉस्पिटल देखो 25 साल से इमरजेंसी नहीं है, जी स्टाफ नहीं है। इतनी शानदार बिल्डिंग 2003 में उसका उद्घाटन हुआ, 2 में। जी सरदानंद कॉलेज है, पूरी यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए। टकराव में गवर्निंग बॉडी नहीं है 4 साल जी और भर्ती 4000 लोगों की होगी, पीएचडी तक एग्जेम्प्टेड होगी है। स्वायत्त संस्थाओं को बिल्कुल मर्जी से चलाया जा रहा है। जी तो इस टकराव से बचने के लिए लोगों को ये कुंभ का मेला तो है नहीं 12 साल में आएगा जी, हर 5 साल में लोगों आएगा। को एक बार जरूर ऐसा प्रयोग दोबारा करना चाहिए जी कि एक ठीक ठाक लोगों की जमात है कांग्रेस, एक सेकुलर फोर्स है जी और उसके पास एक लंबा अनुभव भी है प्रशासन का जी और अब देवेंद्र जी बहुत एनर्जिक, ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, नए हैं, जी देहात से भी बिलोंग करते हैं, अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। अगर जनता आशीर्वाद दे तो निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता को कहीं न कहीं इससे आप भी सक्रिय रहे हैं राजनीति के कांग्रेस से, और रिटायरमेंट के बाद आप पूरा समय दे सकते हैं कि हालांकि काफी समय से आप राजनीति में दिखाई दे नहीं रहे, शांत बैठे हैं, तो अभी आगे भविष्य में क्या मन है? देखिए, हम करीब 25 साल से कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा जिसमें हमारी सक्रिय भूमिका न रही। जी इस विधानसभा के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, जी एक एक आदमी से व्यक्तिगत रिश्ता है। मैं किसी प्रतिस्पर्धा में या प्रतिद्वंदा में जाकर अपनी दावेदारी नहीं करना चाहता। जी मैं चाहता हूँ पार्टी व्यापक दृष्टिकोण से ये देखे कि कौन आदमी कांग्रेस की जो पुरानी संस्कृति और सोच है जी आज के परिप्रेक्ष्य में उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, ये पार्टी का नजरिया हो, जी बस भर के ले जाओ अपनी जाति के आधार पे, या मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मैं टिकट की दावेदारी नहीं करूंगा। जी ये पार्टी देखे कि मेरा 25 साल का अपना जो भी पार्टी के प्रति भाव रहा है, जी समर्पण रहा है, वो कनेरा जी से पूछे, जसवंत राणा से पूछे, परवीन जी से पूछे, कुंडू से पूछे, जी कृष्णा तीरथ से, संदीप दीक्षित से, उदित राज से, किसी से भी पूछ सकती है, क्योंकि कोई ऐसा कार्यक्रम 25 साल में नहीं जहाँ हमारी भागीदारी ना रही हो। जी और कोई ऐसा कांग्रेस का कैंडिडेट भी नहीं है जो ये कह दे कि हमने किसी की चाय पी हो, जी किसी की गाड़ी में बैठे हो। तन मन धन से, पूरे समर्पण से उसकी सेवा की। जी और पार्टी अगर उस दृष्टिकोण से हमको उम्मीदवारी देगी तो हम सहज स्वीकार करेंगे और बिल्कुल पार्टी को वहां ले जाने का प्रयास करेंगे जहां से पार्टी कहीं कहीं दिक्कत में आई थी। जी तो इसमें मैं दावेदारी नहीं कह सकता हूँ। एक स्वाभाविक अगर उम्मीदवार पार्टी बनाएगी तो मैं पूरी मेहनत से और शिद्दत से कोशिश करूंगा कि पार्टी को वापस उसका अपना कैडर मिले। जी ये मेरी भी इच्छा है और इस वक्त मेरे पास समय भी है। जी बाकी पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम तन मन से साथ रहेंगे। तो ये थे विजय भारद्वाज जी, जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व वो किसी पार्टी का हो और आमजन को एक संदेश दिया है कि भाई नेता ऐसा चुने जो टकराव की राजनीति ना करे, सिर्फ काम की राजनीति करे, और सिर्फ पार्टियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और बात भी सही है कि कोई भी हवाई कैंडिडेट आके दावेदारी ठोक देता है कि हम आज पार्टी, क्योंकि वो किसी पार्टी से, उनको अगर वो पार्टी टिकट नहीं देती है तो किसी पार्टी में आके शामिल हो जाते हैं। तो शीर्ष नेतृत्व को ये देखना चाहिए कि हमारा कौन कैंडिडेट है या हमारा कौन कार्यकर्ता रहा जिसने पूरी जिंदगी हमारी पार्टी के लिए लगा दी, तो उसके बारे में पार्टी को सोचना चाहिए। तो विजय भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भविष्य में इनसे दोबारा चर्चा होगी। मैं भी बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, और निकट भविष्य में आपकी खूब तरक्की हो, खूब आपका चैनल फैले। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।